Till now, in the limitations or demerits in Bohr models, we have discussed, that is number one, that is जो concept Bohr models has combined both concept classical physics and quantum physics, दोनों physics को combined करके उसने लिखा, that is combined of quantum physics, classical physics and quantum physics, दोनों को combine किया बेटा उसने. ओके, सो दैट उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स एज अ पार्टिकल्स, उसने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन्स एज अ पार्टिकल. ओके, एंड इस पर ये तो हो गया क्लासिकल फिजिक्स वाला. ओके, एंड इस पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाया बेटा इस पे. एंड सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन में जो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों फोर्स लगाया. दीज ऑल क्या बोला इसने, ये क्लासिकल फिजिक्स के एग्जाम्पल हैं. ओके, सीपी. ओके, बट अगेन उसने ये भी डिस्कस किया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज क्वांटाइज होती है, दैट इज NH अपॉन 2 पाई, ये बताया था. तो ये उसने लिया क्वांटम फिजिक्स से. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये था उसने जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, that is he could not explain the spectra of multi-electron species, that is multi electrons species का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसने. ओके, एंड हाइड्रोजन्स के लिए, हाइड्रोजन्स लाइक एटम्स के लिए ये वैलिड था, एंड अदर्स एटम्स के लिए ये वैलिड नहीं था. ओके, ये क्लियर हुआ. एंड थर्ड लिमिटेशंस और थर्ड डिमेरिट्स ऑफ no justifications given for the quantizations of angular momentum. angular momentum क्या था बेटा, mvr अपॉन nh अपॉन 2 पाई, ये एंगुलर मोमेंटम दिया था. ओके, सो एंगुलर मोमेंटम के लिए इसने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया था. क्लियर है बेटा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कुड नॉट एक्सप्लेन कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है. Bond formations could not explain. And the fifth point, splitting of spectral lines in presence of Stark effect. Okay, and presence of Zeeman effect. Okay, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो दीज आर द 5 लिमिटेशन, मेजरली 5 लिमिटेशंस ये हैं. एंड इसके बाद बेटा डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला, डी ब्रोगली ने देखा कि इन केस ऑफ लाइट. ओके, फर्स्ट हम इसको हेडिंग लिख लेते हैं, पार्टिकल वेव. Duality of matter and radiation. Okay, and in this इसने डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे. ओके, फर्स्ट एक साइंटिस्ट थे बिफोर डी ब्रोगली, आइंस्टीन. आइंस्टीन को तो आप लोग सब लोग जानते हो. इन केस ऑफ लाइट ही एक्सप्लेन, इन केस ऑफ लाइट some phenomena like diffractions, interference can be explained on the basis of its wave character. Okay, like diffractions and interference. This can be explained by on the basis of wave characters. Okay, and certain other phenomena like black body radiation and photoelectric effect. ये भी आपने पढ़ा, black body radiations.
and photo electric effect. Okay, these can be explained by the particles nature. Okay, this theory लाइट में तब आया बेटा कि दैट इज द आइंस्टीन ने बोला उस टाइम पे बोला कि अप्रोक्सीमेट 1905 के टाइम पर आइंस्टीन हैज गिवन दिस थ्योरी ओके कि लाइट हैज डुअल कैरेक्टर okay now on the basis of this de Broglie, that is Louis de Broglie, the scientist called name that is लुइस डी ब्रोगली लुइस डी ब्रोगली ने क्या किया इसी आइडिया को एक्सटेंड किया एंड उसने बोला कि जो फोटॉन्स है फोटॉन्स मटेरियल से रहते हैं एंड ये जो आइडिया है दैट इज फोटोन एंड इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये जो सारा आइडिया है ये मैटर पे भी लागू होता है दैट मीन्स मैटर पे भी ये पार्टिकल्स जो है जो मैटर है मैटर पे भी उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा दैट इज दिस आइडिया एक्सटेंडेड ऑफ फोटॉन्स टू मटेरियल्स पार्टिकल्स ओके de Broglie extended this idea material particles okay such as electrons and he proposed that matter has also and after this he proposed that matter has also dual character as wave and as particles okay तो उस टाइम पे क्या बोला हेलो 1 second बेटा okay so the wavelength of wave associated with जो वेव होती हैं दैट मीन्स अगर वेव कोई भी पार्टिकल्स एज अ वेव की तरह बिहेव करेगा दैट मीन्स वहां पर कुछ वेवलेंथ होगी ओके दिस वेवलेंथ associated with the material particles and calculated by the analogy जो photons होते हैं उससे कैलकुलेट किया ओके नाउ कैसे कैलकुलेट किया हम लोग उसको देखते हैं दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू ऑल ऑफ यू जानते हो E इज इक्वल टू एच न्यू दैट इज इक्वेशन नंबर 1 दिस इक्वेशन कहाँ से आई बेटा कैन यू एनीबॉडी टेल मी अकॉर्डिंग टू Planck quantum theory okay and now similar equations h is the Planck constant nu is the frequency and E is the energy
ये तो आपको समझ में आया प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। एंड सिमिलरली E इज इक्वल टू mc square. Okay, this equation is the second equation according to anybody. Einstein. Einstein's equations. Okay, now the energy of both, that is ये photons की energy है and ये उसकी particles की energy है, तो ये energy दोनों equal होंगी। तो equations from equations 1 and 2, mc square is equal to h nu, but all know nu is equal to cy lambda. ये हमको आइडिया है बेटा, एनीबॉडी? सो हियर mc square is equal to hc by lambda, and this c is cancelled out with this square, so here is mc square is equal to h upon lambda. क्लियर? अभी के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ओके, नाउ the above equations that is valid for particles, जो equations लिखा मैंने in the last page में, that is h upon lambda is equal to mc, ये था बेटा। h upon lambda is equal to mc. Okay, now this c is the velocity of light. When we calculate this velocity for particles, material particles, okay, c की जगह क्या हो जाएगा, विद v हो जाएगा, that is velocity of particles. Okay, so here h is equal to lambda is equal to mv, and this mv is equal to this mv क्या होता है बेटा, this is equal to the linear momentum. Okay, so the formula is like h upon lambda is equal to p, or we can say lambda dv is equal to h upon p. Okay, and here lambda dv means क्या है बेटा, de Broglie wavelength. ओके, इसको मैंने सर्टेन नोटेशन से दिया कि दिस इज द वेवलेंथ फॉर डी ब्रोगली. ओके, समझ में आया? क्लियर है बेटा? ओके, नाउ ऑल्दो डी ब्रोगली हैज, उसने बोला कि दिस वेलोसिटी और दिस मोमेंटम इज वैलिड ओनली मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ओके, फर्स्ट क्रिकेट बॉल का एग्जांपल है, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल लेता हूं. ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स का. ओके, एंड हियर m is equal to 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg. ओके, एंड अप्रोक्सीमेटेड इसको मैं 10 की पावर
10 into 10 की पावर माइनस 31. ओके, हेलो. Yes, sir. So this v is equal to 2.165 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स. ये वेलोसिटी हमने देखा, अप्रोक्सीमेट इतनी वेलोसिटी होती है ना. हम लोगों ने रेडियस देखा, रेडियस आर एन इन वी एन का फॉर्मूला देखा था ना, जेड अपॉन एन. एनीबडी, यही था फॉर्मूला? बताओ बेटा मुझे, अप्रोक्सीमेट इतना ही था ना वेलोसिटी? यस सर. बेटा आप लोग एटलीस्ट अगर आपको आता है तो आप बताओ. दैट इज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस इनटू जेड अपॉन एन होता था. ओके, एंड रेडियस आर एन इज इक्वल टू that is some constant 0.529 एंगस्ट्रॉम into n square upon z. ओके, तो रेडियस की अभी यहाँ पर यूज नहीं है. ओके, एंड वेलोसिटी का यूज है. तो मैं अगर z इज इक्वल टू 1 लूँ एंड n इज इक्वल टू 1 लूँ, एंड तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतनी हो सकती है. समझ में आया बेटा? इसको मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए 10 की पावर 6 काउंट कर लेता हूँ. ओके, मीटर पर सेकंड. इस कांस्टेंट टर्म को मैं भूल जाता हूँ. एंड अगर इसको मैंने 10 मान लिया तो ये नियर अबाउट 10 की पावर माइनस 30 kg हो जाएगा. क्लियर है? समझ में आया एवरीबॉडी? नाउ सो द लैम्डा डीवी अगर कैलकुलेट करें, दैट इज h अपॉन p और इज इक्वल टू mv. इस तरीके से हो जाएगा. दैट इज h की वैल्यू 6.626 into 10 की पावर माइनस 34, and here m is equal to minus 30 and v is equal to 10 to the power 6. So after calculation of this, the wavelength of de Broglie, that is 6.626 into 10 to the power minus 10 meter. That means that is equal to 6.626 एंगस्ट्रॉम. ये समझ में आई बेटा? ओके, नाउ अगर आप देखें, आइडिया लगाएं, that is radius of electrons, that is near about 0.529 होता है. ओके, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं मैं, तो यहाँ पर सेकंड 2.11 एंगस्ट्रॉम इतनी रेडियस हो जाएगी इसकी. क्लियर है बेटा? सेकंड ऑर्बिट की बात करूं मैं, दिस रेडियस इज इक्वल टू दिस. और अगर फर्स्ट रेडियस दैट इज सेकंड ऑर्बिट, or we can say 0.529 angstrom for n is equal to 1 and 2.116 angstrom for n is equal to 2. Okay, this is the radius. Now for this, the lambda dv is equal to 6.626 angstrom. इसके रिस्पेक्ट में ये तो सिग्निफिकेंट है ना बेटा? ऐसा तो नहीं है ये बहुत ज्यादा है या ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है ये बहुत कम है. approximated significant है. ओके, सो एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, क्रिकेट बॉल का एग्जांपल लेता हूं. ओके, दैट इज क्रिकेट बॉल. ओके, नाउ approximated the mass of cricket ball approximated 200 gram, or we can say 0.2 kilogram. एंड वेलोसिटी अगर मैक्सिमम कोई सबसे अच्छा हिटमैन हो लाइक रोहित शर्मा और शिखर धवन और वी कैन से क्रिस गेल का नाम ले लेते हैं, उसने बहुत अच्छा सिक्सर मारा. ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 180 किलोमीटर पर आवर. ओके, दैट मीन्स इतनी होती नहीं है, बट हमने मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी मान ली. ओके, सो अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूं, दैट विल बी
5/18 and that is 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, इतनी स्पीड से अगर बॉल जा रही है and we calculate the lambda dv is equal to 6.626 into 10 की power minus 34 and 0.2 kg into 50 meter per second। okay, after the solving this equations the lambda dv 6 point, देखो 50 and 2 अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। ओके, एंड दिस 10 जब ऊपर जाएगा तो दिस इज पावर 35 हो जाएगा। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 35। ओके, अगर मैं इसको एंगस्ट्राम में लिखूं 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 35, ये मीटर में है बेटा। ओके, नाउ कैलकुलेट करो कि उसकी रेडियस, आपकी रेडियस यहाँ पे सर्टेन सेंटीमीटर में होगी। लेट्स कॉल 3 to 5 सेंटीमीटर्स में रेडियस होगी उसकी। लेट्स कॉल 6 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में ये वाला टर्म तो बहुत छोटा है बेटा। अगर रियल डायमेंशन की हम बात करें तो द बॉल का डायमीटर कितना होगा बेटा, 6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटेड, एंड उसकी वेवलेंथ कितनी आए 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 35 मीटर। तो ये तो बहुत ही छोटा है, एज ए नेग्लेक्जिबल अमाउंट के इक्वल है। ओके, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड बाय दिस एक्सप्लेनेशन वी कैन से कि अगर हम लोग बॉल को मूव कर रही है, दैट मीन्स अगर बॉल मूव कर रही हो तो आपको दिखेगी भी नहीं कि उसकी वेवलेंथ क्या है। अगर बॉल इस इतनी स्पीड से मूव कर रही है तो आपको उसकी वेवलेंथ दिखेगी भी नहीं कि कितनी वेवलेंथ है। समझ में आया? बट इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये दिखेगा बेटा, क्योंकि जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, लेट्स कॉल 2.116 एंगस्ट्रॉम, उसकी वेवलेंथ 6.626 एंगस्ट्रॉम इतनी होती है। इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है बेटा, और सिग्निफिकेंट वैल्यू है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. So according to this data we can say, या डी ब्रोगली ने बोला कि इसका मतलब, डी ब्रोगली ने बोला कि जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ किन के लिए सिग्निफिकेंट है बेटा? एनीबॉडी टेल मी? Microscopic species. डी ब्रोगली वेवलेंथ इज significant for microscopic particles which are moving very fast or high speed, okay, like electrons, okay, clear, and it is not significant for macroscopic world, okay। Now we are living, बेटा हम लोग जो वी आर लिविंग इन न्यूटोनियन वर्ल्ड, ओके। न्यूटोनियन वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, जिसमें हम चीजें डिराइव कर सकते हैं, चीजें हमको दिखती हैं, चीजें हम अपनी आई से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यूटोनियन वर्ल्ड, ओके। दैट मीन्स जहाँ पर हम न्यूटन्स के नियम, जो न्यूटन्स के रूल्स है वो लगा सकते हैं। दैट इज द न्यूटन्स का थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये न्यूटोनियंस रूल्स हम लोग लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यूटोनियंस वर्ल्ड और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ओके। सो ये तो हो गया, हम लोग इसकी बात कर लें कि सो द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड फॉर लाइक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वी कैन नॉट इग्नोर, so we can say, so
We cannot ignore the de Broglie wavelength. Okay, and क्लियर बेटा, समझ में आया? Yes, sir. Okay, now for your informations, एक दैट इज डेविसन एंड जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट थे। नाम सुना है कभी बेटा? नहीं। ओके, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट पर ऑन निकिल क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट्स ऑन निकिल क्रिस्टल पर इन्होंने प्रूव किया कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स डज हैव वेव नेचर। ओके, ये फॉर आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, कभी एग्जाम में आया नहीं है ना कभी आएगा। ओके, नाउ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दैट इज सॉल्व द एग्जांपल, दैट इज अ 10 ग्राम सॉरी 1.0 ग्राम projectile do not do Viraj, don't do that. Okay, projectile is shoot from gun with velocity of 100 meter per second. What does de Broglie wavelength? Everyone calculate this wavelength. Okay, इसको wavelength को calculate करो आप लोग। Okay, what is the answer of question number 1? Very good beta. Okay, so the answer of questions number 1, that is lambda dV is equal to h upon p, or 6.6
626 into 10 की power minus 34. Okay, that is 1 gram. That means 1 into 10 की power minus 3 kilogram हो गया, and that is velocity of 100 meter per second. Okay, so after calculating this 3, this 3 1 हो जाएगा, and 6.626 into 10 की power minus 3, 33 meter. Okay, that is the answer for questions number 1. Everyone get it? आर्या अब है, इसको देखो बेटा, आपने पावर गलत रखा है. ओके, द आंसर इज 33. ओके, 33 होगा. क्लियर, समझ में आया बेटा? इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? No, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, energy attained by electrons on being accelerated through a potential difference V naught. That means यहाँ पर potential difference V naught है. Okay, that is energy attained by electrons on being accelerated by the potential difference V naught. That means अगर energy potential difference V naught है तो energy कितनी हो जाएगी बेटा? E is equal to Q into V, and here is the V is the voltage, so यहाँ पर V naught हो जाएगा, and the charge of electrons, that is E, and V naught तो V हो जाएगा. So energy attained by an electrons of potential difference V naught, तो यहाँ पर ये इसकी energy हो जाएगी. Okay, now that energy is equal to the kinetic energy. Because इसी एनर्जी से तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, सो दैट वी द इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेगा इन द सर्कुलर पाथ, और जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है उस पाथ में इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा. तो एक अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आएगा. ओके, सो द काइनेटिक एनर्जी दैट इज E V नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. क्लियर है बेटा? नाउ हेयर अगर मैं इसको m ऊपर मल्टीप्लाइड करूं एंड m नीचे मल्टीप्लाइड करूं, फॉर एग्जाम्पल, ये समझ में आया? m ऊपर मल्टीप्लाइड किया एंड m नीचे मल्टीप्लाइड किया, सो यहाँ पर क्या हो गया? दैट इज E V नॉट इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन m. ओके, एंड दिस m, इसको मैं कैंसिल आउट करके यहाँ पर मैंने लिख दिया m. क्लियर? नाउ दिस mv स्क्वायर इज क्या हो जाएगा? p स्क्वायर. सो दैट इज m E V naught and 2 is equal to p square. Okay, and so p square is equal to, sorry, p is equal to under root of 2m E V naught. Okay, and now the lambda dv is equal to h upon p. So h upon root over this, and this is the formula. आप इसको याद कर लो बेटा, ये आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा. ओके, क्लियर? इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं, आई थिंक नहीं होगी प्रॉब्लम. ओके, नाउ डी ब्रोगली का एक मॉडल्स है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. दैट इज डी ब्रोगली आल्सो सेज दैट कि 2 pi r is equal to एटम. लाइक बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखना. ओके, आपने कभी गिटार देखा है? गिटार होता है, लाइक गिटार के 2 पॉइंट होते हैं. हाँ. एक पॉइंट ये होता है और एक पॉइंट ये होता है. एक पॉइंट तो जहां पर
हम लोग प्रेस करते हैं दोनों पॉइंट पर, जो उसका वायर और थ्रेड्स लगे रहती हैं वो इस तरीके से फिक्स रहती हैं। समझ में आया बेटा? वायर्स फिक्स रहती हैं। ओके, नाउ मैंने बोला यहाँ पर एंड यहाँ पर वायर फिक्स है। ओके, दैट इज लाइक दिस। ओके, नाउ व्हेन वी, अगर इसको हम लोग वायर को ऊपर नीचे कर दें एक बार, तो इस तरीके से ये रोटेट करेगा, ऊपर जाएगा एंड नीचे जाएगा। क्लियर है बेटा? ऐसे होता है ना वायर, अगर हम यहाँ पर फिक्स करें एंड यहाँ पर फिक्स करें तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड नोड। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा। एंड दिस द मैक्सिमम, जहां पर एम्पलीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड एंटी नोड्स। ओके, एंड द लेंथ ऑफ द वायर एल, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ये आपको अभी फॉर एग्जांपल ये देखो। ओके, एंड सेकंड केस में क्या होता है बेटा, अगर ये आपका वायर है, आपने देखा होगा वो अपनी उंगली से फिक्स करता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने फिक्स किया किसी मिड पॉइंट को, उसने यहाँ पर फिक्स कर लिया, तो एक ये भी नोड बन गया। तो ये क्या होगा, अब वायर इस तरीके से रोटेट करेगा। समझ में आया बेटा? एंड दैट इज यहाँ पर ये नोड हो जाएंगे, ये भी नोड हो जाएगा, एंड ये भी नोड हो जाएगा। क्लियर? एंड द वेवलेंथ ऑफ दिस, नाउ इसकी वेवलेंथ दैट इज एल हो जाएगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगा अभी, लैम्डा एल इज इक्वल टू हाफ हो जाएगी, एंड हाफ इज द 2 टाइम्स ऑफ। सो सिमिलरली अगर मैं बताऊं, यहाँ पर भी इस तरीके से कंडीशन यहाँ पर बन जाती है, एंड यहाँ पर 3 नोड्स हो जाते हैं। ये क्या होगा, इस तरीके से नोट्स बनेगा। ओके, now here is L is equal to lambda y into 3। ओके, नाउ ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया, लाइव एग्जांपल। नाउ अब इमेजिन करो आपके पास एक सीट है। ओके, दैट इज A4 सीट है आपके पास। फॉर एग्जांपल लाइक ये आपके पास A4 सीट है। नाउ हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पर समझ नहीं आएगा। दैट इज फॉर एग्जांपल आपके पास एक A4 सीट है। ओके, इस तरीके से मैंने उसको लैंडस्केप में रखा, एंड अगर मैं बोलूं ओके, नाउ इन दिस केस अगर उसमें एक पॉइंट दैट इज यहाँ पर मिड पॉइंट है, ये इस तरीके से रोटेट करेगा। क्लियर? अगर उसने दो जगह पे मिड पॉइंट बना दिए, दैट इज दिस मिड पॉइंट, दिस मिड पॉइंट एंड दिस मिड पॉइंट। ये चीज समझ में आई बेटा? नाउ इन केस ये आपकी A4 सीट है। ओके, अगर मैं A4 सीट को और एक्सटेंड करता हूँ, ओके लाइक दिस, इस केस में यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड,
यहाँ पर नोड एंड यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड, ओके, एंड यहाँ पर नोड जाएगा। तो ये इस तरीके से चलेगा। समझ में आया ना? इस सीट को अगर मैं ऐसे फोल्ड करूं, दिस कॉर्नर से दिस कॉर्नर पे अगर इसको फोल्ड कर दूं, दैट इज दिस इज स्टार्ट पॉइंट होगा एंड दिस इज एंड पॉइंट, एंड दिस इज स्टार्ट पॉइंट, एंड दिस इज एंड पॉइंट, एंड दिस इज स्टार्ट पॉइंट, एंड दिस इज एंड पॉइंट, ओके। एंड नाउ अगर इसको मैं फोल्ड करूंगा तो ये हमारा एंड पॉइंट भी बन सकता है एंड ये स्टार्ट पॉइंट बन सकता है, ओके। ना अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा इस तरीके से हमको, अगर मैं ऊपर से देखूं, ओके, दैट इज, मैं देख रहा हूं या तो इस डायरेक्शन से देखूं या आपका ऊपर वाले डायरेक्शन से देखूं, तो इन दिस केस क्या होगा बेटा, ये जो वेवलेंथ है कुछ इस तरीके से दिखेंगी। मैं इसकी बात करूं, दैट इज इस तरीके से वेवलेंथ दिखेंगी बेटा। समझ में आया चीज? ऊपर नीचे। सो दिस वेवलेंथ मस्ट बी complete wavelength, ओके। नाउ ये पूरा कंप्लीट वेवलेंथ हो जाएगा, दैट मींस डी ब्रोगली ने फिर क्या बोला, दैट इज ब्रोगली सेज 2 pi r, that is the circumference of this orbits is equal to n dash upon lambda। दैट मीन्स जितने ऑर्बिट्स हो जाएंगे उतनी ही यहाँ पर एन डैश और लेमडा हो जाएगा, ओके। एंड नाउ दैट अगर मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूं, दैट इज लेमडा को मैं लिख दूं एन एंड वी नो दैट कि एन डैश लेमडा अपॉन पी इज इक्वल टू, और वी कैन से लेमडा अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अगर मैं इस लेमडा, सॉरी इस लेमडा को मैंने यहाँ पर एच अपॉन पी, दिस लेमडा को मैंने यहाँ पर तोड़ा तो इस तरीके से आएगा। एन एन यहाँ पर तो कांस्टेंट है ही, तो दैट इज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस 2 phi r is equal to nh upon mv, ओके। नाउ दैट इज अगर mv को यहाँ लेके आऊँ 2 पाई को यहाँ लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज mvr अपॉन h अपॉन 2 पाई और दिस इज n डैश, ओके। सो नाउ दिस इज द इक्वेशंस जो किसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बेटा, ये इक्वेशंस थी जो बोर ने एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, ओके। एंड हेयर इज दिस एन डैश इज इक्वल टू एंड दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ओके। और वी कैन से इन द नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ, दैट इज एम वी आर अपॉन एन डैश अपॉन 2 pi, okay। Now de Broglie proved that ki there must be number of wavelengths quantized, okay। Must be
number of wavelength quantized. Okay, so n dash is equal to, अगर मैं n बोलूं, so number of wavelength in an orbit is equal to number of orbits. दैट मीन्स जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे उतने ही उसमें वेवलेंथ होंगी. समझ में आया बेटा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली स्टेटमेंट में क्वेश्चन से पूछा जाता है. ओके, नाउ इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. दैट इज ओके. नाउ डी ब्रोगली सेज दैट कि जस्ट लाइक एनर्जी के दो एस्पेक्ट होते हैं, लाइक एनर्जी हैज टू एस्पेक्ट्स लाइक एज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. जनरली इन क्लासिकल फिजिक्स, फॉर एग्जांपल, अभी आप लोग क्या पढ़ रहे होगे? अभी आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस या बेसिक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन वगैरह पढ़ रहे होगे आप फिजिक्स में. ओके, सो उसमें क्या होता है बेटा, अगर हम क्या इनिशियल पोजीशंस एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर हमको पता है, दैट इज इनिशियल पोजीशंस, एक्सेलरेशंस एंड वेलोसिटी हमको आइडिया है. ओके, अगर मैं आपको टाइम दे दूं, टाइम पीरियड दे दूं, सो दैट कि आप उसकी लोकेशंस एंड पोजीशंस बता सकते हो कि इतने टाइम में या इतनी वेलोसिटी में वो कहाँ पर होगा, ये बता सकते हो, बिकॉज दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन में, और ये क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं इसको हम. इसमें आप लोग पढ़ रहे हो. सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन हमको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहा है, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, उसको अगर हमको पता करना है, तो उसके लिए हमको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई फैन है बेटा, फैन में यहाँ पर 3 फिन्स लगे हुए हैं. ओके, जब ये इतने स्पीड से घूमता है तो वी कैन नॉट स्पेसिफाई कि ये फिन्स किस पोजीशन पर होगी, हम लोग नहीं बता सकते ना. तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स मूविंग वेरी फास्ट एंड हैव वेरी लो मास. ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स मूव वेरी फास्ट एंड हैव लो मास. सो हम इसकी भी वेलोसिटी और पोजीशंस नहीं पता कर सकते, बिकॉज हाइजेनबर्ग सेज कि इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, इन extremely difficult to determine the positions and velocity of the particles simultaneously. Okay, and accurately. Okay, now इसने प्रिंसिपल्स दिया, दैट इज, और एक और रीजन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज वेरी सेंसिटिव. ओके, लाइक अगर किसी भी सेल में जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूम रहा है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन्स को देखना तो इसमें मैं लाइट डालूंगा, तो लाइट दैट इज एच न्यू की अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इसको, तो ये एक्साइटेड कर जाएगा. तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इसकी पोजीशंस एंड स्पीड, एक करेक्ट पोजीशन एंड करेक्ट टाइम पे हम लोग नहीं पता कर सकते. समझ में आया?
because electrons energy is very sensitive, whereas we try to see the position of electrons. हम उसको जब लाइट थ्रो करते हैं उस पर या लाइट देंगे तो इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, ओके, और हमको इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन पता चल जाएगी, बट वी हैव डिस्टर्ब द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सो वी हैव डिस्टर्ब द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया? Now, so Heisenberg says delta x is equal to uncertainty in positions and delta p is equal to uncertainty in मोमेंटम। ना मैंने अभी बात किया बेटा वेलोसिटी की, मैंने बात किया एंड मैंने यहाँ पे मोमेंटम लिख दिया, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज बिकॉज p इज इक्वल टू एम वी होता है ना, तो m तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो v चेंज होगा, दैट मीन्स मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ओके, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर p लिख दिया। क्लियर? नाउ इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज डेल्टा x डॉट डेल्टा p is greater than is equal to h upon 4 pi, okay, now p is equal to mv and m is the constant, तो यहाँ पर डेल्टा p हो जाएगा, that is m dot delta v, okay, now according to this delta x dot m dot delta v is greater than is equal to h upon 4 pi, so delta x into delta v is equal to that h upon 4 pi m, so this is the true formula जो आपको याद करने हैं एंड आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आएंगे, ओके। नाउ दिस, फिर से वही बात, दिस इज सिग्निफिकेंट ओनली माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ओनली, ओके। Significance क्लियर, समझ में आया? नॉट वैलिड इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, अपने जो वर्ल्ड में वैलिड नहीं है, समझ में आया बेटा? क्लियर? नाउ आपको एक एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज बिफोर एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल्स, ओके, हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे बाद में, दैट इज मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स, ओके। तो इसमें बेटा सिर्फ आपको जो मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है, दैट इज श्रोडिंगर, ओके, दैट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इसने देखा इलेक्ट्रॉन्स की वेव इक्वेशंस, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन्स की वेव इक्वेशंस दी, दैट रिप्रेजेंट, दैट इज साई, इसको बोलते हैं PSI, ओके, साई, साई रिप्रेजेंट द, दैट इज x y z, ओके, दैट इज कार्टेशियंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन है, ओके, एंड इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके, इनकेस अगर रिक्वायरमेंट पड़ता, दैट इज r थीटा एंड फाई, दिस इज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ओके, spherical Cartesian coordinates, okay. Now psi is the
अब इसको ऐसे मान सकते हैं, जन्म पत्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑल ऑफ यू नो द जन्म पत्री। Yes. जन्म पत्री जानते बेटा? दैट मीन्स इस साई की इक्वेशंस में सब कुछ आइडिया लग जाएगा। दैट इज सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, उसका मोमेंटम क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके पास कितनी एनर्जी है, वो कब कितनी पोजीशन में कहाँ पे था, इस टाइम पे कहाँ पर होगा, एंड अभी कहाँ पर है। दैट मीन्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सारी जानकारी इस साई इक्वेशंस में होती है। ओके, बट इट डज नॉट टेल यू अबाउट दैट इज बट टेल यू एग्जैक्ट। ओके, ये आपको बताएगा, ये आपको बट एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बताएगा। इट टेल यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ, tells us the probability of, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी बताता है। ओके, दैट मीन्स हमको किसी भी चीज की पास्ट में प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा। ओके, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये अपने पास फैन है, ओके, एंड अगर मैं इस फैन को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 फैंस लगे हुए हैं, तो हमको अगर मैं बोलूँ इस फैंस की पोजीशन, इस नंबर 1 2 3, ओके, नंबर 1 की पोजीशन बताओ, तो आप नहीं बता सकते हो ना एग्जैक्ट पोजीशन, बट आप ये कह सकते हो कि इसी सर्कल के अंदर में है। तो सिमिलरली ये बताएगा कि आपको एक रेंज दे देगा कि इस रेंज में आपको उस इलेक्ट्रॉन्स की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। दैट इज क्या मिल जाएगा? मोमेंटम, एमवी, वेलोसिटी, एनर्जी, लोकेशंस, सारी चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट ये आपको एग्जैक्ट लोकेशंस या एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं बताएगा। ओके, क्लियर है बेटा? सो ये तो आपको हो गया, बट द ऑर्बिटल्स, बट जस्ट लाइक जन्म पत्री, जन्म पत्री दैट मीन्स होता है आपकी जन्म पत्री की, आपका एस्ट्रोलॉजर से आप पूछते हो कि मेरे फ्यूचर्स में क्या क्या होगा, और वी कैन से वेदर फॉरकास्ट। ओके, जब आप वेदर फॉरकास्ट देखते हो तो उसमें बताता है कि आज बारिश होने वाली है, बट इट डज नॉट टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट कि आज बारिश होगी ही। ओके, सो सिमिलरली नाउ ये चीज बताता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ इसीलिए इसमें इसने बताया कि ऑर्बिटल्स बता देगा आपको, ऑर्बिटल्स में सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज द ऑर्बिटल्स? एंड ऑर्बिटल्स इज अ region around nucleus where there is maximum probability of finding an electrons। That means ये साइज से आपको ये ऑर्बिटल्स आइडिया लग जाएगा, एंड ऑर्बिटल्स इज द वो पोजीशन है, वो रीजन है जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मिल जाती है। नाउ दैट प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95% से ज्यादा होती है, और 95% से ज्यादा होगी। सो हम लोग इसको एग्जैक्ट इक्वेशन मान सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने से हमको क्या मिलता है?
श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने से हमको बेटा मिलेगा क्वांटम नंबर्स, quantum numbers. Okay, that is n, l and ml. Okay, this is the principal quantum numbers, and this is the azimuthal or angular quantum number, angular momentum quantum numbers, and this is the मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये चीजें हमको इस इक्वेशन से मिलती हैं। ओके, दैट मीन्स इससे क्या होता है कि जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकें कि आज बादल्स बहुत हैं, दैट मीन्स बादल हैं तो वहां पर बारिश होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड यहाँ पर देखते हैं इस इक्वेशन से, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी okay, that is equal to mod of psi square. Okay, this represent as the orbitals clouds. That means यहाँ पर probability of maximum, that is जहाँ पर maximum probability होती है। समझ में आया बेटा? Now Schrodinger equations, Schrodinger wave equations क्या होती है? That is wave equations, that is h of psi is equal to e of psi. Okay, now इसको बेटा आपको इतना ही पढ़ना है बिकॉज आपके सिलेबस में इतना ही है। ओके, नाउ इसके आगे आपको बीटेक में पढ़ोगे, जैसे आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो इसके आगे आपके एक्सपेंशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा, बट फॉर द जेईई प्रिपरेशन पार्ट ऑफ व्यू यहाँ पर इतना ही है। ओके, एंड एच इज द ऑपरेटर, दैट इज क्या बोलते हैं, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। Okay, and E is the energy of electrons. Okay, that is kinetic energy plus potential energy. Okay, now इतना आपको समझना है, इतना आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं। Okay, so in the next class we will discuss the orbits, difference between orbits एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स में हम लोग डिफरेंस समझेंगे, एंड उसके बाद क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, एंड क्वांटम नंबर के बाद अफबाउ रूल्स पढ़ेंगे, एंड होल्स रूल, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन होता है वो हम बनाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर नाउ मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इन केस एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम्स, ही और शी कैन आस्क मी इन पर्सन। अगर मेरे से चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। और जो मैंने सीट दी थी उस सीट को आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, बिकॉज इन द तुम्हारे एग्जाम में अभी आज तक क्वेश्चन पूछूंगा, जितना मैंने आज बताया आज तक मैं क्वेश्चन पूछूंगा। जो आज का सिलेबस है श्रोडिंगर इक्वेशंस तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ में आया? सो बाय एवरीवन फॉर नाउ। ओके, अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो इन द चैट बॉक्स, और ओके व्हाट्सएप में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर नाउ बाय एवरीवन। ओके, Bye, sir. Take care.